नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बजट 2025 को बताया आम आदमी का बजट। मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। कृषि और रोजगार क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण घोषणाएं। वाराणसी में IWAI क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना। गंगा नदी और अन्य जलमार्गों के विकास की करेगा निगरानी। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से धनौरी आर्द्र भूमि को अधिसूचित करने की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट। पक्षी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के 10 हस्तियां हुई पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित। 2 को पद्म भूषण और 8 को मिला पद्म श्री। देश को मिली भूख मिटाने वाली मिलेट्स टैबलेट। 1 घंटे तक भोजन की आवश्यकता नहीं। लखनऊ में हुई लॉन्चिंग। जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ रही ऋतुएं। बसंत, हेमंत और शरद के दिन हुए कम। CSA के अध्ययन में बड़ा खुलासा। IIT BHU में 31 देशों के युवाओं का जुटान। यूनाइटेड नेशंस का 13वां संस्करण होगा आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 से 2026 के इस बजट को आम आदमी का बजट बताया, जो मिडिल क्लास के लिए किफायती है और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, युवाओं के लिए नए अवसर और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है और पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक पेश करने की भी घोषणा की। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी स्थित अपने उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर अपग्रेड किया है। ये कार्यालय राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करेगा। ये 487 किलोमीटर के क्षेत्र में संचालन की देखरेख करेगा और जलमार्ग विकास परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, सामुदायिक घाटों का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। उत्तर प्रदेश में जलमार्गों के विकास की जिम्मेदारी भी इस कार्यालय को सौंपी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति पर 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। गौतम बुद्ध नगर के धनौरी क्षेत्र में फैला ये जलाशय 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है और संकटग्रस्त सारस क्रेन सहित कई पक्षी प्रजातियों का आवास है। ये यमुना नदी के पास स्थित है और ओखला पक्षी अभ्यारण्य से नजदीक है। राज्य सरकार इसे जल्द ही आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। इस बार उत्तर प्रदेश से जुड़े 10 लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, जिनमें 2 पद्म भूषण और 8 पद्म श्री शामिल हैं। इनमें साध्वी ऋतंबरा और राम बहादुर राय को पद्म भूषणों से सम्मानित किया गया, जबकि पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले में वैज्ञानिक आशुतोष शर्मा, कला क्षेत्र के श्याम बिहारी अग्रवाल और खेल क्षेत्र के सत्यपाल सिंह, पंडित गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़, हृदय नारायण दीक्षित, नारायण भुलई, सैयद ऐनुल हसन और सोनिया नित्यानंद शामिल हैं। इसके अलावा कई गुमनाम नायकों को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में IITR के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पार्थ सारथी रामकृष्णन ने मिलेट से बनी एक नई टैबलेट का अनावरण किया, जो 1 घंटे तक भोजन की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ये टैबलेट पूरी तरह से सुरक्षित है और 100% वेजिटेरियन है। इसे विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य क्षेत्र और अंतरिक्ष जैसी इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। टैबलेट 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की सही मात्रा पाई जाती है। 2 साल के अनुसंधान के बाद इस प्रोडक्ट का पेटेंट हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी CSA के 10 वर्षों के अध्ययन में सामने आया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऋतुएं सिकुड़ रही हैं। गर्मी, शरद और हेमंत ऋतु के दिन कम हो गए हैं, जबकि गर्मी का मौसम लंबा और अधिक तीव्र हो गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे के अनुसार शहरीकरण और हीटलैंड एरिया बढ़ने से ये बदलाव आया। 2018 में गर्मी के 10 दिन 42 से 44 डिग्री तक रही, जबकि 2024 में ये 28 दिन तक रही। ठंड के दिन भी कम हो गए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। IIT BHU में 21 से 23 फरवरी तक यूनाइटेड नेशंस का 13वां संस्करण आयोजित होगा, जिसमें 31 देशों के युवा भाग लेंगे।
इस सम्मेलन में 8 वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन प्रमुख एजेंडा रहेगा। 2 भारतीय और 6 यूएन कमेटियां भाग लेंगी और विचार पत्र तैयार करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुख्य अतिथि बनने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे वैश्विक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को किया ऐलान। भारत चीन बैठक में सहमति। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 से शुरू। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी जल्द होगी शुरू। भारत शुरू करेगा अपना एआई पहल। चैट जीपीटी और डीप सीक से मुकाबला करने के लिए जनरेटिव एआई होगा विकसित। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। इसरो ने NVS-02 सैटेलाइट सफलतापूर्वक किया लॉन्च। 1वां मिशन भारत के जीपीएस नेटवर्क में सुधार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर नेविगेशन कवरेज। भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला के लिए बड़ा अवसर। नासा के एक्सियम मिशन में ISS पर करेंगे उड़ान। 14 दिन का होगा मिशन। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।